नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद राजकुमार पर। मैं राजकुमार आपके लिए लेकर आया हूं यूपी टेट 2026 की परीक्षा के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विद्या के जीन प्याजे से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सभी जानते हैं कि जीन प्याजे किसी भी टेट परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत में आयोजित होने वाली कोई भी किसी भी राज्य की परीक्षा हो, ऐसा हो नहीं सकता कि उसमें जीन प्याजे से संबंधित प्रश्न पूछे नहीं जाए। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न है, जीन प्याजे किस देश के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे? यह प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया परीक्षा में प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, रूस। यूपी टेट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है स्विट्जरलैंड। बात करते हैं जीन प्याजे की। देखिए, जो जीन प्याजे हैं, इनका जो जन्म है, इनका जन्म हुआ था 1896 में, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 1980 में। एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या जीन प्याजे शुरुआत से ही मनोवैज्ञानिक थे? इनका शुरुआत में मनोविज्ञान में कोई रुझान नहीं था। ये शुरुआत में क्या थे? एक बहुत ही प्रसिद्ध जूलॉजिस्ट थे। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और जो जीन प्याजे हैं, जीन प्याजे को बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे आप, इनको बाल मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान का इनको जनक कहा जाता है। और इनको कहा जाता है विकासात्मक मनोविज्ञान का भी इनको जनक कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक। ये दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे, का जनक। और इस वीडियो में सिर्फ वही प्रश्न शामिल किए गए हैं जो किसी ना किसी टेट परीक्षा में पूछे गए हैं। तो देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, जीन प्याजे ने मुख्य रूप से किसके विकास का अध्ययन किया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है संज्ञानात्मक विकास। एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो जीन प्याजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का प्रयोग है, ये किस पर किया था? तो इन्होंने अपने 3 बच्चों पर। देखिए, अगला प्रश्न, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी प्रमुख अवस्था हैं? यह प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2, 3, 4, 5। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 4। अब जो जीन प्याजे की जो प्रमुख अवस्था है कितनी है? ये आपकी 4 है। प्रथम क्या है आपकी? संवेदी गामक। प्रथम क्या है आपकी? संवेदी गामक अवस्था। और इसका दूसरी क्या है आपकी? पूर्व संक्रियात्मक। ये आपको 100% याद होना चाहिए, पूर्व संक्रियात्मक। और तीसरी क्या है आपकी? मूर्त संक्रियात्मक। और आपकी चौथी क्या है? अमूर्त संक्रियात्मक। अमूर्त संक्रियात्मक, या फिर इसी को कहा जाता है औपचारिक। क्या कहा जाता है इसी को? औपचारिक। और इनका जो अवधि है वो भी आपको 100% याद रखनी है, वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जो संवेदिक गामक अवस्था है, इसका टाइम क्या है? इसका टाइम है जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष। और जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसका टाइम क्या है? 2 वर्ष से 7 वर्ष। और जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसका टाइम क्या है? 7 वर्ष से 11 वर्ष। और जो आपकी अमूर्त संक्रियात्मक या फिर आपकी औपचारिक अवस्था है, इसका टाइम पीरियड क्या है? 11 वर्ष से 15 वर्ष या फिर उससे ऊपर। तो ये आपको 100% याद रखना है। देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? पावलोव, स्किनर, जीन प्याजे, लेव वाइगोत्स्की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? जीन प्याजे। जीन प्याजे का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। उन्होंने कहा है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और वो स्वतः ही क्या करते हैं? वो ज्ञान का सृजन करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं। वो स्वतः अपनी तरफ से, अपने दृष्टिकोण से पूरे विश्व की परिकल्पना करते हैं, उसके प्रति अपना दृष्टिकोण बनाते हैं।
तो इसका सही आंसर क्या है आपका? जीन पियाजे। देखते हैं अगला प्रश्न, आपके सामने प्रश्न 5 है। पियाजे ने बच्चों को क्या कहा है? कोरी स्लेट, निष्क्रिय प्राप्तकर्ता, नन्हे वैज्ञानिक, व्यवहारवादी। तो इसका उत्तर तो अभी हमने आपको बताया था, इन्होंने क्या कहा था इनको? नन्हे वैज्ञानिक। प्रश्न पूछ जा सकता है कि जो बच्चे हैं, बच्चों को जो कोरी स्लेट है, ये किसने कहा था? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? जॉन लॉक। क्या होगा? जॉन लॉक। देखते हैं आपके सामने अगला प्रश्न है। पियाजे के अनुसार विकास कैसी प्रक्रिया है? निरंतर, अनिरंतर, यादृच्छिक, रुक रुक कर होने वाली। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है क्या? अनिरंतर, असत्य। और ये सार्वभौमिक है, और इसके लिए उन्होंने 4 अवस्था बताई हैं, जो हमने भी आपको बताई थी। कौन सी? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी। देखते हैं प्रश्न नंबर 7। पियाजे के अनुसार ज्ञान का निर्माण कौन करता है? जो ज्ञान है, उस ज्ञान का निर्माण कौन करता है? समाज, शिक्षक, बच्चा स्वयं, सक्रिय अंतःक्रिया द्वारा, माता पिता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? बच्चा। बच्चा स्वयं से ही क्या करता है? बच्चा स्वयं से ही ज्ञान का निर्माण करता है। देखिए प्रश्न नंबर 8। पियाजे के सिद्धांत में ज्ञानात्मक तत्परता का अर्थ क्या है? देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ज्ञानात्मक तत्परता का मतलब है कि जो विशेष ज्ञान है, उस ज्ञान को कोई विद्यार्थी, कोई बालक तभी उसे ग्रहण कर सकता है जब उसका जो स्तर है, उसकी जो जैविक परिपक्वता है, जब वो मैच्योर हो जाएगा, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो स्थिति है उसके शारीरिक विकास की, वो पूर्ण हो जाएगी, तभी उस ज्ञान को वो प्राप्त कर सकता है। उसी को क्या कहेंगे हम? ज्ञानात्मक तत्परता। बच्चे को कुछ भी सिखाया जा सकता है, ये बात गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बच्चे को कुछ भी सिखा सकते हो। क्लास 5th के बच्चे को आप क्लास 10th की फिजिक्स या क्लास 12th की फिजिक्स, मैथ नहीं समझा सकते। बच्चे का संज्ञानात्मक स्तर उस कार्य को सीखने के अनुकूलन होना चाहिए। शारीरिक परिपक्वता, शिक्षक की तत्परता। इसका सही आंसर क्या है? बी। बच्चे का जो संज्ञानात्मक स्तर है, उस कार्य को करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी उस कार्य को वो कर पाएगा, और इसी को क्या कहते हैं हम? ज्ञानात्मक तत्परता। पियाजे के अनुसार एक बच्चे के मस्तिष्क में उपस्थित ज्ञान और सूचनाओं की संगठित पैकेट संरचना को क्या कहते हैं? अब देखिए जो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत में कुछ टर्म है, कुछ शब्द है, कुछ संकल्पना है, और उनसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो यह पूछा है कि पियाजे के अनुसार एक बच्चे के मस्तिष्क में उपस्थित ज्ञान और सूचनाओं के संगठित पैकेट संरचना को क्या कहते हैं? कि हमारे जो मस्तिष्क में ज्ञान जो स्टोर होता है, उसकी जो संरचना होती है, जो उसकी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, उसे क्या कहते हैं? स्कीमा, समावेशन, समायोजन, संतुलीकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? स्कीमा। क्या होगा? स्कीमा। अब देखिए जो मनुष्य के मस्तिष्क में या बच्चे के मस्तिष्क में जो ज्ञान का निर्माण है, तो वहां आपको समझना होगा सबसे पहले क्या होता है? स्कीमा क्या हो गई? ये ज्ञान की यूनिट हो गई, इकाई हो गई। और एक और प्रश्न बनता है वहां पर, अनुकूलन। अनुकूलन, इसे बोलते हैं एडेप्टेशन। और इसके भी 2 पार्ट हैं। एक क्या है? एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, और एक क्या है? एकोमोडेशन, एकोमोडेशन। अब देखिए एक क्या होता है? समावेशन। जो एसिमिलेशन है, इसे क्या कहते हैं हम? समावेशन। और जो एकोमोडेशन है, इसे क्या कहते हैं हम? समायोजन। क्या कहते हैं? समायोजन। इन्हें एक बार समझ लें, इनसे कई प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब देखिए जो व्यक्ति का मस्तिष्क है या कोई भी प्राणी है, वो अपने वातावरण के अनुसार क्या करता है? अनुकूलन करता है। जैसा वहां का वातावरण है, उसी वातावरण में वो अपने आप को ढालने का प्रयास करता है। वैसे ही हमारा मस्तिष्क है, जो ज्ञान है, जो सूचना है, उनके प्रति अपने आप को क्या करता है? अनुकूलित करता है। और उसमें कितने चरण होते हैं? 2 होते हैं, समावेशन और समायोजन। देखिए मान लीजिए कि हमारे मस्तिष्क में किसी भी जानकारी के प्रति कोई एक संरचना बनी हुई है, उसे क्या कहेंगे हम? स्कीमा। जैसे कि एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है
किसी कुत्ते का, कि एक कुत्ता है, उसके 4 पैर हैं, 2 आंखें हैं और वो भौं भौं करता है, ठीक है, उसकी एक पूंछ है और उसका कलर कैसा है, सफेद है, व्हाइट है। अब उसी संरचना को जब कोई छोटा बच्चा पहली बार किसी छोटी बिल्ली को देखेगा या गाय को देखेगा, जो जिसके भी क्या है, 4 पैर हैं, एक पूंछ है, 2 आंखें हैं और उसका जो कलर कैसा है, कलर भी सफेद है, तो वो उसे पहले शुरुआत में क्या कहेगा, उसे वो भी कुत्ता ही कहेगा। तो ये क्या होगा, ये होगा समावेशन। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि उसमें जो उसकी आवाज है, जो कुत्ता क्या करता है, भौं भौं करता है, और जो गाय क्या कह रहेगी, वो रंभाएगी, तो वहां पर क्या हो जाएगा, असंतुलन हो जाएगा और उस असंतुलन को वो सही करने की कोशिश करेगा। तब क्या होगा, वो वहां पर क्या करेगा, समायोजन करेगा। उसे कोई बताएगा कि मेरे छोटे बच्चे, ये कुत्ता नहीं है, ये क्या है, ये गाय है, और तभी पर क्या हो जाएगा, वहां पर संतुलनीकरण की। ये देखिए समायोजन का मतलब होता है क्या, समायोजन का मतलब होता है कि जो पहले से हमारे मस्तिष्क में स्कीमा स्थापित है, उसमें कोई भी परिवर्तन हो, उसमें कोई भी संशोधन हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका समायोजन। और समावेशन क्या है, जब उसी बच्चे को क्या हमने एक छोटी बिल्ली दिखाई या दूसरी गाय का बछड़ा दिखाया, तो जब उस गाय के बछड़े को क्या कहेगा, वो कुत्ता कहेगा। वो क्या कर रहा है, अपने पूर्व ज्ञान से संबंधित उसको जोड़ रहा है, उसको अपने आप आत्मसात कर रहा है, जो उसके मन मस्तिष्क में पहले से ज्ञान है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पियाजे के अनुसार अनुकूलन, एडेप्टेशन किन 2 प्रक्रियाओं का परिणाम है? मैंने अभी बताया है ये आपको, समाजीकरण और व्यक्तीकरण, समावेशन और समायोजन, चिंतन और तर्क, सीखना और भूलना। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, समावेशन और समायोजन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एचटेट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। समावेशन या आत्मसातकरण, एसिमिलेशन का क्या अर्थ है? नई जानकारी के आधार पर पुरानी स्कीमा को बदलना। देखिए, जहां भी बदलने की बात होगी वहां पर समावेशन नहीं होगा। पूर्व ज्ञान पुरानी स्कीमा में, नई जानकारी को जोड़ना या शामिल करना। ज्ञान का विरोध करना, ये भी नहीं हो सकता। सब कुछ भूल जाना, ये भी नहीं हो सकता है। इसका आंसर क्या है, बी। जब हम पुराने ज्ञान में, जो हमारे पुराने स्कीमा के अनुसार जानकारी जोड़ते हैं, शामिल करते हैं, तो क्या होता है, समावेशन होता है, या फिर उसी को क्या बोलते हैं हम, आत्मसातकरण कहते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे कि यदि जो हमारा पुराना स्कीमा है उसमें संशोधन होता है, उसमें कोई बदलाव होता है, पुराने स्कीमा को समाप्त करके नया स्कीमा स्थापित किया जाता है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर समायोजन होगा। वहां पर क्या होगा, समायोजन। देखिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। एक बच्चा कुत्ते को देखकर उसे कुत्ता कहता है, यह स्कीमा है। फिर वह एक गाय को देखता है और उसे बड़ा कुत्ता कहता है, यह किसका उदाहरण है? देखिए, अभी जो मैंने आपको टॉपिक समझाया है, जो उसकी संकल्पना है संज्ञानात्मक विकास की, जीन पियाजे की, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। समायोजन, समावेशन, संरक्षण, संतुलनीकरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये क्या है, समावेशन है। क्या है ये आपका क्या है, ये समावेशन, क्योंकि उसके मस्तिष्क में पहले से एक स्कीमा है और उसी स्कीमा में वो नई जानकारी को डालने का प्रयास कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, समावेशन। देखते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है। समायोजन या समाविष्टीकरण, एकोमोडेशन क्या है? पुरानी जानकारी को दोहराना। पुरानी जानकारी को दोहराना क्या समायोजन है? नई जानकारी मिलने पर पुरानी स्कीमा ज्ञान में बदलाव या संशोधन करना। नई जानकारी को नजरअंदाज करना, स्कीमा को पूरी तरह नष्ट करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नई जानकारी मिलने पर पुरानी स्कीमा ज्ञान में बदलाव या संशोधन करना। सही आंसर क्या है इसका, बी। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। किसी बच्चे को जब उसकी मां बताती है कि यह कुत्ता नहीं गाय है, और बच्चा अपने दिमाग में गाय का एक नया स्कीमा बना लेता है, तो यह क्या कहलाता है? अब वहां पर बच्चे ने क्या किया है, बच्चे ने किया है कि जो उसके मस्तिष्क में पहले से स्कीमा था उसमें क्या किया, परिवर्तन किया, संशोधन किया। और जहां भी जो हमारा पूर्व ज्ञान है, जो हमारा पुराना स्कीमा है, उसमें संशोधन हो, उसमें परिवर्तन हो, या उसे नष्ट करके दूसरा स्कीमा स्थापित किया जाए, तो वहां पर हमेशा क्या होता है, वहां पर हमेशा समायोजन होता है। क्या होता है, समायोजन होता है। देखिए प्रश्न नंबर 15। बच्चे समावेशन, एसिमिलेशन और समायोजन के बीच संतुलन बनाने की जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसे क्या कहते हैं? साम्य धारण या संतुलनीकरण, संगठन, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण। इसका सही आंसर क्या है, साम्य धारण या संतुलनीकरण।
ये भी जितनी भी अवधारणाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, जो हमारे मस्तिष्क में पहले से किसी भी जानकारी के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति जो हमारा स्कीमा है, अब उस स्कीमा में जब कोई नई जानकारी स्थापित नहीं होती तो वहां पर संघर्ष होता है, और इसी संघर्ष को क्या कहते हैं हम, इसी वहां पर असंतुलन हो जाता है, और उस असंतुलन को एक संगठित रूप में डालने के लिए संतुलन होता है। अब यहाँ पर क्या है, संगठन। अब देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि ये संगठन क्या है। ये जो आपका साम्य धारण है और संगठन है, ये दोनों जो संकल्पना है, जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, ये जीन पियाजे से संबंधित है। संगठन में होता है जैसे कि हमारा मस्तिष्क जो भारी पर्यावरण के साथ, वातावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए क्या दो प्रक्रिया अपनाता है, समावेशन और समायोजन। वैसे ही हमारे मस्तिष्क में जो स्कीमा है उनको सुसंगठित करने के लिए जो पूरी प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम संगठन कहते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 15, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था जन्म से 2 वर्ष कौन सी है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था दोस्तों कि जो जीन पियाजे की 4 अवस्था है, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। उन चारों की जो टाइम अवधि है वो आपको 100% याद रखनी है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, इस प्रश्न का सही उत्तर है जन्म से 2 वर्ष संवेदी गामक अवस्था। और जो ये संवेदी गामक अवस्था है इसको भी 6 उप अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है। ये ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है कि जो संवेदी गामक अवस्था है उसे कितनी उप अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है, 6 में। देखिए प्रश्न नंबर 17 बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न है, वस्तु स्थायित्व का गुण पियाजे की किस अवस्था में विकसित होता है। ऑप्शन है संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या, आपका संवेदी गामक अवस्था। और इसमें समय भी पूछा जा सकता है कि जो 18 से 24 माह का जो मंथ का टाइम होता है उसमें क्या होता है, उसमें ही वस्तु स्थायित्व का जो संवेग है, मतलब जो विचार है, वस्तु स्थायित्व की जो संकल्पना है, ये बच्चों के मस्तिष्क में उभरती है। किस अवस्था में, संवेदी गामक अवस्था में। देखते हैं प्रश्न नंबर 18, पियाजे के अनुसार बालक की किस आयु में इस जो वस्तु स्थायित्व को पूरी तरह प्राप्त कर लेता है। वही है जो मैंने अभी दोस्तों आपको बताया था, 2 से 3 महीने, 6 से 8 महीने, 18 से 24 महीने, 3 से 4 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके लिए 18 से 24 महीने। इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वृत्तीय प्रतिक्रियाएं, सर्कुलर रिएक्शंस जैसे बार बार अंगूठा चूसना, झुनझुना हिलाना किस अवस्था में होता है। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक अवस्था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, संवेदी गामक अवस्था। अब देखिए इसकी जो उप अवस्था है वो अधिकांश परीक्षाओं में पूछी नहीं जाती है, इसलिए हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे। प्रश्न नंबर 20, पियाजे के अनुसार लक्ष्य निर्देशित व्यवहार किस अवस्था में देखा जाता है। संवेदी गामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए पहले क्या है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि जो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है। देखिए जो बच्चे के मतलब शुरुआत के 2 वर्ष तक उसके अंदर ये भाव विकसित हो जाता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वो अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उसको लक्ष्य मान के वो व्यवहार करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संवेदी गामक अवस्था। पियाजे के अनुसार मानसिक निरूपण की शुरुआत कब होती है। संवेदी गामक अवस्था के अंत में, 18 से 24 महीने में, मूर्त अवस्था में, औपचारिक अवस्था में, 5 वर्ष की आयु में। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या है, ए। क्या है, ए, संवेदी गामक अवस्था में। देखिए अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है। जन्म से 2 वर्ष। अब देखिए जो जन्म से 2 वर्ष है ये किसकी आयु है, आपकी संवेदी गामक की। संवेदी गामक जो अवस्था है ये उसकी आयु है।
और यहाँ पूछिए पूर्व संक्रियात्मक की, तो इसकी क्या होती है 2 से 7 वर्ष। ये बिल्कुल सही है, ये किसकी हो जाएगी आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। अब बात करते हैं जो तीसरी अवस्था है वो कौन सी होती है, जो होती है 7 से 11 वर्ष। इसे क्या बोलते हैं हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसे क्या बोलते हैं हम साथियों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और जो चौथी और अंतिम अवस्था होती है वो क्या होती है 11 से 15 वर्ष या उसके बाद की अवस्था। इसे क्या बोलते हैं हम अमूर्त संक्रियात्मक। क्या बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक, या फिर इसी का एक दूसरा नाम है। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम होता है औपचारिक अवस्था। ये तो आपको सबसे पहले इसकी चारों अवस्थाओं के नाम और उनका जो टाइम पीरियड है वो आपको याद करना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 23, बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार ये रिपीट हुआ है। क्या है, जो जीववाद निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना किस अवस्था की विशेषता है, कि जो बच्चों में जीववाद की प्रवृत्ति है वो किस अवस्था में विकसित होती है। तो साथियों इसका आंसर क्या होगा संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जो जीववाद की संकल्पना है ये आपकी विकसित होती है किसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। देखते हैं प्रश्न नंबर 24 बच्चों। एक 5 साल की बच्ची यह सोचती है कि चंद्रमा उसके साथ साथ चल रहा है। पियाजे के अनुसार यह क्या है, वस्तु स्थायित्व, जीववाद, संरक्षण, वर्गीकरण। अब देखिए कि जो आपका जीववाद है, जीववाद क्या होता है, जीववाद होता है कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं उन निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना, और वो सभी निर्जीव वस्तुएं बच्चों के मस्तिष्क के अनुसार ऐसे कार्य करती हैं जैसे मनुष्य करता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम जीववाद। और ये जीववाद किसकी विशेषता है, ये विशेषता होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। और जो वस्तु स्थायित्व का विकसित होता है संवेदीगामक अवस्था में। और जो ये संरक्षण और वर्गीकरण है ये किस अवस्था में विकसित होते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है, जब एक बच्चा कहता है सूरज आज उदास है तो वह पियाजे के अनुसार क्या प्रदर्शित कर रहा है, अहम केंद्रवाद, जीववाद, संरक्षण, पलटा विपन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, इस प्रश्न का सही उत्तर होता है क्या जीववाद। क्या जीववाद। अब देखिए जो अहम केंद्रवाद है ये भी आपका जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसकी विशेषता है। और जो ये संरक्षण और पलटा विपन है ये किसकी विशेषता होते हैं, ये होते हैं आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। ये ध्यान रखेंगे कि अहम केंद्रवाद और जो जीववाद है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 26 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वही प्रश्न रिपीट हुआ है। अहम केंद्रवाद यह सोचना कि दुनिया वैसी ही सोचती है जैसे बच्चा सोचता है किस अवस्था से संबंधित है, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए इसमें अहम केंद्रवाद में क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होते हैं उनके अनुसार जैसे वो दुनिया को सोचते हैं, जो ऐसे उनकी राय है, उनका विचार है, उनका दृष्टिकोण है, वैसे वो ये सोचते हैं कि सारी दुनिया वैसी ही है जैसी हम सोचते हैं, वैसे ही उसके विचार है, उसी की समस्या है जो छोटे बच्चे की है, उसके अनुसार ही वो सारी चीजों को समझने का प्रयास करता है। तो ये किस अवस्था की मुख्य विशेषता होती है, ये होती है आपकी किसकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 27, 3 पर्वत समस्या का प्रयोग पियाजे ने बच्चों के किस गुण को मापने के लिए किया था, वस्तु स्थायित्व, अहम केंद्रवाद, जीववाद, संरक्षण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, इस प्रश्न का सही उत्तर है अहम केंद्रवाद। अब इस अहम केंद्रवाद में क्या किया था कि जीन पियाजे ने जो 3 माउंटेन टास्क है, मतलब एक माउंटेन की संरचना बनाकर उसके पीछे एक गुड़िया को रखा और बच्चों से पूछा गया कि वो गुड़िया क्या देख रही होगी। तो बच्चों ने वही बताया कि जो बच्चे दूसरे तरफ से उस जो माउंटेन है, जो पर्वत को देख रहे थे। अब देखिए प्रश्न नंबर 28, केंद्रीकरण, एक समय में वस्तु की केवल एक ही विशेषता पर ध्यान देना किस अवस्था की कमी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये सभी प्रश्न किसी ना किसी टेट परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। प्रश्न नंबर 29, एक बच्चा यह मानता है कि गिलास लंबा है इसलिए उसमें चौड़े गिलास से ज्यादा पानी आएगा, यह किस अवस्था को दर्शाता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था केंद्रीकरण के कारण, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक,
और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही आंसर क्या है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है इसमें क्या है, इसमें बच्चे के अंदर केंद्रीकरण होता है कि वो एक बार में किसी भी वस्तु के केवल और केवल एक पक्ष पर ही वो ध्यान दे पाता है। प्रश्न नंबर 30, अनुत्क्रमणीयता या इररिवर्सिबिलिटी जिसे अपलटा विपन भी कहते हैं, प्याजे की किस अवस्था की सीमा है? अभी जो हमने प्रश्न पढ़ा है उसी को भाषा में चेंज करके दिया है। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या होगा इसका सही आंसर? होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी इसका सही उत्तर होगा। देखिए प्रश्न नंबर 31, एक बालक मिट्टी के गोले को दबाकर रोटी बना देता है और सोचता है कि मिट्टी ज्यादा हो गई है, कि मतलब उसका जो आकार बढ़ गया है, तो सोच रहा है कि जो मिट्टी है वो मिट्टी बढ़ गई है, ज्यादा हो गई है। उसमें किस गुण का अभाव है? वस्तु स्थायित्व, तो वस्तु स्थायित्व से संबंधित कोई चीज ही नहीं है यहाँ पर। संरक्षण, अमूर्त चिंतन, निगमन तर्क। तो इसका सही आंसर क्या है? संरक्षण। अब देखिए संरक्षण का मतलब क्या होता है? संरक्षण का मतलब है कि जो वस्तु है उसका जो आकार है, उस आकार को बदल देने से उसका जो भार है, उसका आयतन है, वो कम या ज्यादा नहीं होगा। जैसे कि पानी है, पानी को आप किसी भी बर्तन में रखेंगे उसी का वो आकार ले लेगा, लेकिन उसका जो मात्रा है, मात्रा हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी, एक जैसी रहेगी। देखिए प्रश्न नंबर 32, पारगमनात्मक तर्क। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, रीट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। पारगमनात्मक तर्क असंगत चीजों को बिना तर्क के जोड़ लेना किस अवस्था में देखा जाता है? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। एक बार इसे समझ लीजिए। मान लेते हैं कि कोई बच्चा खेल रहा है और उस खेलने के समय वहीं पर क्या है, कोई कुत्ता आ गया। अब कुत्ता जैसे मतलब जो बच्चा है, उस बच्चे का जो गुब्बारे से वो खेल रहा था, वो गुब्बारा फूट जाता है और उसी समय क्या होता है, उसी समय एक कुत्ता भौंका था। तो बच्चा अपने मस्तिष्क में ये विचार बना लेगा कि उस कुत्ता के भौंकने से उसका जो गुब्बारा है वो फूटा है, जो वास्तव में ऐसा कोई संयोजन नहीं है, ऐसी कोई अवस्था नहीं है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? पारगमनात्मक तर्क। अब देखिए प्रश्न नंबर 33, प्याजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल क्या है? ये भी सीटेट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 2 से 7 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। तो इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 7 से 11 वर्ष। संरक्षण का गुण वस्तु की आकृति बदलने पर भी मात्रा वही रहती है, किस अवस्था में आता है? देखिए जो संरक्षण का प्रश्न है, जो वस्तु स्थायित्व का प्रश्न है, जो 4 अवस्था हैं उनकी जो विशेषता है उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। इसमें पूछा है कि संरक्षण का गुण किस अवस्था में विकसित होता है? तो ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसकी कुछ विशेषता है वो आपको याद रखनी है, उनसे ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका? संरक्षण। इस संरक्षण से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। फिर आपका क्या हो जाएगा? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। और फिर क्या हो जाएगा आपका? क्रमबद्धता। इस क्रमबद्धता से भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ जो ज्ञान की पद्धति होती है वो कैसी होती है? वो आगमनात्मक होती है, ये भी पूछा जाएगा आपसे। आगमनात्मक तर्क, ये जो सभी विशेषता हैं ये किसकी हैं? ये आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की हैं। और एक और क्या है? विलोमिता। विलोमिता, ये महत्वपूर्ण विशेषता है जो आपको याद रखनी है, जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। ये महत्वपूर्ण 5 ऐसी विशेषताएं जो विशेष रूप से किससे संबंधित है? आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। अब देखिए प्रश्न नंबर 35, पलटा विपन या विलोमीयता शुरुआती बिंदु पर वापस लौटने की क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है? संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? अभी हमने आपको बताया है। तो क्या होगा का सही आंसर? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए अगला प्रश्न, वस्तुओं को उनकी लंबाई, वजन आदि के अनुसार एक क्रम में लगाने जो श्रेयसन की क्षमता कब आती है बच्चे में? कि वस्तुओं को उनकी लंबाई, आकार, आकृति के अकॉर्डिंग उनको
अरेंज करना, संवेदीगामक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक अवस्था में। तो इसका सही आंसर क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपके सामने। अगला प्रश्न है आगमनात्मक तर्क उदाहरण से नियम की ओर सोचना किस अवस्था की विशेषता है? अब देखिए जो उदाहरण होते हैं वो कैसे होते हैं? वो विशिष्ट होते हैं। कैसे होते हैं? विशिष्ट। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जो आगमनात्मक है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर भी होता है, ऐसे बोल सकते हैं इसे, सामान्य। तो ये किस अवस्था की विशेषता होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इसका टाइम पीरियड क्या है? 7 से 11 वर्ष। ये ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा गया है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 38, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विकेंद्रीकरण किसी समस्या के कई पहलुओं पर कई पक्षों को, उसके कई डायमेंशन को एक साथ ध्यान देने की क्षमता कब विकसित होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में और संवेदीगामक अवस्था में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका क्या होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आयु क्या है? 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका 11 से 15 वर्ष या फिर उससे ऊपर। अब देखिए 2 से 7 वर्ष कौन सी है आपकी? पूर्व संक्रियात्मक, और 7 से 11 कौन सी आपकी? मूर्त संक्रियात्मक, और जन्म से 2 वर्ष तक कौन सी आपकी? संवेदीगामक अवस्था। अमूर्त चिंतन और परिकल्पनात्मक तर्क की क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है? तो संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए जो यही सही है इसका उत्तर। अनुपस्थित वस्तुओं के बारे में सोचना किस अवस्था की मुख्य विशेषता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए प्रश्न नंबर 42, निगमनात्मक तर्क। अब देखिए जो निगमनात्मक तर्क क्या होता है? ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसमें पहले नियम होते हैं, फिर क्या होता है? उदाहरण होता है। नियम से उदाहरण की ओर सोचना किस अवस्था की पहचान है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? बी हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए प्रश्न नंबर 43, पेंडुलम समस्या का प्रयोग प्याजे ने किस अवस्था की जांच के लिए किया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। संवेदीगामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम परिकल्पनात्मक तर्क जिसकी मुख्य विशेषता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसको परीक्षा करने के लिए, इसकी जांच के लिए इन्होंने 3 माउंटेन, ये भी ध्यान रखेंगे, 3 माउंटेन टास्क। ये किससे संबंधित है आपका? ये आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। देखते हैं प्रश्न नंबर 44, भाषा और विचार के संबंध में प्याजे का क्या मत है? अब देखिए जहां भाषा और विचार की बात आती है तो एक रूसी मनोवैज्ञानिक है लेव वाइगोत्स्की, उनके साथ इनके विचारों का संघर्ष होता है। तो ये कह रहे हैं कि भाषा विचार से पहले आती है। कौन कह रहे हैं? जीन प्याजे। ये बात गलत है, इनका ये स्टेटमेंट नहीं था। विचार भाषा से पहले आता है और उससे निर्धारित करता है। दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों का कोई संबंध नहीं है। देखिए आपको जीन प्याजे ने कहा था कि जो विचार है, विचार भाषा से पहले आता है और विचार भाषा को क्या करता है? निर्धारित करता है, उसको एक नया रूप देता है, एक आकार देता है। और जो लेव वाइगोत्स्की है, लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि जो विचार और भाषा है वो शुरुआत में तो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, और बाद में 2 वर्ष के बाद क्या हो जाते हैं? आपस में विलीन हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका बी। देखिए अगला प्रश्न, प्याजे के नैतिक विकास के सिद्धांत में पर आयत नैतिकता का क्या अर्थ है? देखिए हम जीन प्याजे के 2 सिद्धांत पढ़ते हैं, एक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और उनका एक नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इसमें जो पर आयत नैतिकता है, इसका मतलब क्या होता है? अपने नियम खुद बनाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नियम बाहर से बड़ों द्वारा थोपे गए हैं और वे अपरिवर्तनीय हैं।
नियमों को तोड़ा जा सकता है, नैतिकता का अभाव। आप देखिए जो 9 वर्ष से छोटे बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं कि जो नैतिकता क्या है, नैतिकता है कि जो समाज के द्वारा, उनके बड़ों के द्वारा या कानून के द्वारा जो भी नियम कानून थोपे गए हैं वो क्या प्राकृतिक नहीं है, वो कैसे हैं, वो दूसरों के द्वारा थोपे गए हैं और यदि उनका आप उल्लंघन करते हैं तो आपको सजा मिलेगी। ये क्या है, इसका सही आंसर बी है। नियम बाहर से बड़ों द्वारा थोपे गए हैं और कैसे अपरिवर्तनीय है, उनको बदला नहीं जा सकता। लेकिन बाद में जब बच्चे 10 वर्ष के होते हैं उसके बाद ये समझने लगते हैं कि जो नियम है, नियम क्या है, नियम एक अनुबंधन होता है, एक समझौता होता है और यदि मनुष्य चाहे, मनुष्यों का समूह चाहे तो उनमें क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, संशोधन कर सकता है। प्रश्न नंबर 46, स्वायत्त नैतिकता पियाजे के अनुसार कब आती है? 2 से 5 वर्ष, 5 से 8 वर्ष, 10 वर्ष या उससे ऊपर, जन्म के समय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 10 वर्ष या उससे ऊपर की जो नैतिकता होती है उसे क्या बोलते हैं? स्वायत्त नैतिकता। इस स्तर पर जो बच्चा है, बालक है, वो ये समझने लगता है कि जो नैतिकता क्या है, नैतिकता समाज में एकता, सामूहिक सद्भावना स्थापित करने के लिए एक समझौता के विचार हैं और जिनको बदला भी जा सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न। पियाजे का सिद्धांत किस प्रकार के रचनावाद पर आधारित है? सामाजिक रचनावाद, संज्ञानात्मक या रेडिकल रचनावाद, व्यवहारवादी रचनावाद, नैतिक रचनावाद। अब देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बी, संज्ञानात्मक या फिर रेडिकल रचनावाद। इसमें कहा जाता है कि इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि जो बच्चे क्या है वो नन्हे वैज्ञानिक हैं और वो स्वयं से क्या करते हैं, वो स्वयं से ज्ञान का सृजन करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं। वहीं एक रूसी वैज्ञानिक है लेव वाइगोत्स्की, उनका जो रचनावाद है उसे क्या कहते हैं हम? सामाजिक रचनावाद कहते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 48, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कि इनका जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसे क्या कहते हैं हम? विकासात्मक अवस्था सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इनके विकास को कहा जाता है विकासात्मक अवस्था सिद्धांत। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो विकासात्मक मनोविज्ञान है, जो विकासात्मक मनोविज्ञान है उसका जनक कौन है? उसका भी जनक कौन है? आपके जीन पियाजे इसके क्या है? जनक हैं। और जो आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है ये किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की। ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक है। देखिए प्रश्न नंबर 49, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए? सत्तावादी, निर्देशक, सुविधादाता और ज्ञान के निर्माण में सहायक, कठोर। देखिए ये प्रश्न बहुत ही जरूरी है और ये इस प्रश्न को समझना हर एक अभ्यर्थी, विद्यार्थी और हमारे सभी दोस्त भाई बहनों को समझना चाहिए कि एक शिक्षक का काम क्या होता है। एक शिक्षक का काम होता है सुविधा प्रदान करना, कि आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करें कि आप अपने मस्तिष्क का और अपना अधिक से अधिक क्या कर सकें? विकास कर सकें। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? सी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? सी। और हम आपके लिए कौन कौन सी सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं? हमने आपके लिए एक बहुत ही मेहनत करके एक किताब का संकलन किया है जो क्या यूपी टेट 2026 को रख के हमने ध्यान में बनाई है। इसमें आपको सभी प्रश्न पत्र, चाहे पेपर फर्स्ट हो, सेकेंड हो, उसके ईयर वाइज, चैप्टर वाइज क्या मिल जाएंगे? आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपको वर्ष वाइज भी इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो भी हमारे भाई बहन दोस्त इस किताब में इंटरेस्टेड है तो वो हमें कमेंट में बता सकते हैं और उनको हम कमेंट, जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, वहां पर वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? सी। देखिए प्रश्न नंबर 50 और यह इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, 50वां प्रश्न है। पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? देखिए जीन पियाजे का जो विकास है वो शिक्षा मनोविज्ञान में एक मील का पत्थर है, लेकिन कोई भी विकास हो का सिद्धांत हो, कोई भी अवधारणा हो, उसकी आलोचना होती है। तो आज जानेंगे कि इनकी आलोचना किस कारण से होती है। उन्होंने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आंका है, उन्होंने विकास को निरंतर माना है। देखिए उन्होंने विकास को तो निरंतर माना नहीं है, ये क्या है आपका? गलत हो जाएगा। उन्होंने पर्यावरण को बहुत अधिक महत्व दिया, ये भी गलत है। उन्होंने पर्यावरण को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया। उन्होंने समाज को बहुत महत्व दिया, समाज को भी उन्होंने बहुत महत्व नहीं दिया। जो समाज में, जो समाज है, संस्कृति है और भाषा है, और भाषा, इसको सबसे ज्यादा महत्व किसने दिया था? इसे महत्व दिया था सबसे ज्यादा लेव वाइगोत्स्की ने। लेव, इसे सही से लिखते हैं, लेव वाइगोत्स्की।
तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? ए, उन्होंने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आंका। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा नहीं है कि जो ज्ञान का विकास है जो बिल्कुल फिक्स उसी अवस्थाओं के अनुसार होता है, पहले बाद में नहीं होता, जो इन्होंने निर्धारित की हमारे जीन पियाजे महोदय ने। तो इनकी आलोचना इसी सिद्धांत पर की जाती है, ए वाले पर। आज हमने इस वीडियो में जीन पियाजे से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया जो किसी ना किसी टेट परीक्षा में पूछे गए हैं। और इस वीडियो में यूज की गई पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका नाम क्या है? लर्निंग विद राजकुमार, जिससे आप अपनी परीक्षा को एक नया रूप दे सकते हैं। तो मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।